हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में हमने कंप्लीट रिवीजन कर लिया था और उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी सॉल्व कर लिया था। अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 2 को भी आसान बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, एस लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय पी लिमिटेड। एब्जॉर्प्शन का केस है। किसने किसको एब्जॉर्ब किया है? पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि एस लिमिटेड अपना बिजनेस किसको बेच रही है? पी लिमिटेड को। तो एस लिमिटेड एक तरीके से क्या हो गई? सेलिंग कंपनी, क्योंकि वो अपना बिजनेस बेच रही है। और पी लिमिटेड उसका बिजनेस खरीद रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परचेजिंग कंपनी। लेकिन हमने अमलगमेशन ऑफ कंपनीज का जब कंप्लीट रिवीजन किया था तब मैंने आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स बताए थे कि हम सेलिंग कंपनी और परचेज कंपनी नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? ऐसे जो अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरर कंपनी। तो एस लिमिटेड क्या हो जाएगी? ट्रांसफरर कंपनी। और पी लिमिटेड जो बिजनेस परचेज कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, तो इस केस में पी लिमिटेड क्या हो जाएगा? ट्रांसफरी कंपनी। और एस लिमिटेड क्या हो जाएगा? ट्रांसफरर कंपनी। अब जो बिजनेस परचेज कर रहा है वो क्या करता है? क्या देता है बदले में? परचेज कंसीडरेशन। तो यहाँ पर कौन किसको देगा परचेज कंसीडरेशन? तो यहाँ पर पी लिमिटेड बिजनेस परचेज कर रहा है। पी लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी है, तो पी लिमिटेड परचेज कंसीडरेशन देगा किसको? एस लिमिटेड को। क्योंकि वो एस लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर रहा है तो बदले में क्या देगा? परचेज कंसीडरेशन। और परचेज कंसीडरेशन में हम क्या इंक्लूड करते हैं? सिर्फ वही कंसीडरेशन जो कि किसको दिया गया हो? ओनर्स को। और ओनर्स मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी ना, वही इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है? The draft balance sheet of S Limited is as under। S Limited यानी कि ट्रांसफरर कंपनी की हमें बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या क्या है? शेयर कैपिटल, जिसमें प्रेफरेंस है, इक्विटी है, और इधर कुछ सन्ड्री एसेट्स दे रखी है। आगे देखें, इधर रिजर्व्स दे रखे हैं, 6% डिबेंचर्स दे रखे हैं एंड ट्रेड पेबल्स। और यहाँ पर तो खाली सन्ड्री एसेट एक साथ ही सारे एसेट दे दिए थे, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन कुछ दे रखी है। और मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी इलस्ट्रेशन नंबर 1 में कि अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी हो और उसके नीचे सिंपल एंड सॉर्टेड ये बता दिया हो कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो पहले आप क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। क्योंकि एक बार अगर हमें पता चल गया कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है तो उसके अकॉर्डिंग हम अदर इन्फॉर्मेशन में पता कर लेंगे कि क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या क्या इग्नोर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परचेज कंसीडरेशन। तो सिंपल वही हमें क्या कैलकुलेट करना है? परचेज कंसीडरेशन। तो परचेज कंसीडरेशन में किसको कंसीडर करना है? जो पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया गया हो और जो पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया गया हो। तो हमें क्या इग्नोर करना है? परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करते वक्त हमें क्या क्या इग्नोर करना है? जो कि डिबेंचर को पेमेंट किया गया हो, जो कि लाइबिलिटी को कोई और लाइबिलिटी दी गई हो, या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे की गई हो। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया है कि हमें किस पर फोकस करना है और किस पर नहीं। अब हम पढ़ते हैं अदर इन्फॉर्मेशन।
P Limited has agreed to issue 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच. हम क्या इशू कर रहे हैं? 9% प्रेफरेंस शेयर्स 100 के इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर्स ऑफ P Limited फॉर 4 प्रेफरेंस शेयर्स इन S Limited. यानी कि ये किसको पेमेंट किया जा रहा है? ये किया जा रहा है S Limited के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया जा रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स ही दिए जा रहे हैं. ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं, इक्विटी शेयर्स भी दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकते हैं, डिबेंचर्स भी दिए जा सकते हैं. ठीक है, तो चारों में से कोई भी फॉर्म दी जा सकती है. ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है? प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स. दूसरी चीज, टू इशू टू द डिबेंचर्स होल्डर्स. किसको पेमेंट किया जा रहा है? डिबेंचर होल्डर को. तो अपने दिल पर हाथ रख के एक बार पूछिए, क्या परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते वक्त हमें इसको कंसीडर करना है या फिर इग्नोर करना है? तो वहाँ से आवाज़ आई इग्नोर करना है, तो फिर सीधे सीधे से इग्नोर कर दो. इससे आपका एग्जाम में भी टाइम बचेगा. नेक्स्ट, टू पे 20 पर शेयर इन कैश. क्या दिया जा रहा है? कैश. ठीक है, ध्यान रखना किस फॉर्म में पेमेंट किया जा रहा है? कैश. एंड टू इशू 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच जिसका मार्केट वैल्यू है 125 इन ल्यू ऑफ एवरी 5 शेयर्स हेल्ड इन एस लिमिटेड. ये किसको पेमेंट किया जा रहा है? एस लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो इसको कंसीडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे. लास्ट, टू अज्यूम द लाइबिलिटी टू ट्रेड पेबल्स. लाइबिलिटी को कंसीडर करेंगे क्या? नहीं. तो अब हमें समझ में आ गया कि हमें किस पर फोकस करना है. ओनली फर्स्ट पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट. तो आइए कॉपी पर आते हैं. कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन. सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 लिखकर ये लिख दीजिए. उसके बाद यहाँ पर जिसको पेमेंट किया जाएगा, यहाँ पर जितना अमाउंट पे किया जाएगा और यहाँ पर जिस फॉर्म में किया जाएगा, यानी कैश में किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स में किया जाएगा, इक्विटी शेयर्स में किया जाएगा या फिर डिबेंचर्स में, जिस फॉर्म में भी किया जाएगा वो फॉर्म का नाम यहाँ लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. लिखिए मेरे साथ साथ, किसको पेमेंट किया जा रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एस लिमिटेड. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए जा रहे हैं. नंबर ऑफ शेयर्स, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इनके पास थे कितने. तो एस लिमिटेड में कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे? 2007% वाले प्रेफरेंस शेयर्स थे और इनका अमाउंट था 2 लाख. ठीक है, तो कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे इनके पास? 2000. ठीक है, और हम इन्हें पेमेंट कैसे कर रहे हैं? हम इन्हें कर रहे हैं 3 शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड फॉर 4 प्रेफरेंस शेयर्स इन एस लिमिटेड. तो हम इन्हें कैसे पेमेंट कर रहे हैं? 3 शेयर्स दे रहे हैं हम पी लिमिटेड के, किसके बदले में? 4 शेयर एस लिमिटेड के. ठीक है, यानी कि 4 शेयर एस लिमिटेड के जो होंगे उसके बदले में हम कितने दे रहे हैं? 3 शेयर पी लिमिटेड के. तो दे कितने रहे? 3 शेयर्स, किसके बदले में? 4, यानी कि 4 के बदले में 3, तो 3/4 हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जैसे आपके मार्क्स आते थे एग्जाम में, 10 में से कितने आए? 7 आए. उसी तरीके से 4 शेयर में से हमने उनको कितने दिए? हम उन्हें दे रहे हैं 3 शेयर. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितने शेयर्स इन लोगों को मिले. तो 2000 का 3/4, 1500 शेयर्स. 1500 शेयर्स. तो एस लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पी लिमिटेड के कितने शेयर्स मिल रहे हैं? 1500 शेयर्स. अगर इसको हम अमाउंट में निकालें तो कैसे आएगा? ये किस में था? शेयर्स में. अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं अमाउंट में. ठीक है ना? तो शेयर्स कितने हैं? 1500. और शेयर्स की इशू प्राइस क्या है?
तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इश्यू प्राइस तो हमें दे ही नहीं रखी, तो इश्यू प्राइस नहीं दे रखी तो हम क्या करेंगे, हम फेस वैल्यू को ही इश्यू प्राइस अज्यूम कर लेंगे। तो 1500 शेयर्स हैं और इश्यू प्राइस हो गई आपकी 100, तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट 1,50,000। ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट भी है और फॉर्म भी है। पहले फॉर्म लिख लेते हैं क्या है। तो हम इन्हें 1500 क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड। और ये प्रेफरेंस शेयर्स कितने परसेंट वाले हैं, ये है 9% वाले। ठीक है, तो 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड। ठीक है, और अमाउंट में अगर देखा जाए तो कितना है, 1,50,000। तो ये कहानी हमारी खत्म हो गई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन में दूसरा कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अब अपन लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एस लिमिटेड को क्या मिल रहा है। ठीक है, तो इनको इक्विटी शेयर्स तो मिल ही रहे थे और साथ में क्या मिल रहा था, कैश भी मिल रहा था। तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं कि इन्हें नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिले हैं। पहले देखते हैं इक्विटी शेयर्स के पास कितने शेयर्स थे। इक्विटी शेयर्स मतलब कितने थे, तो एस लिमिटेड में 5,000 इक्विटी शेयर्स। कितने हैं, 5,000 इक्विटी शेयर्स। अब इनको कैसे पेमेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर लिखा था टू इशू 6 इक्विटी शेयर्स। हम उनको कितने दे रहे हैं, 6 इक्विटी शेयर्स इन ल्यू ऑफ एवरी 5 इक्विटी शेयर्स। यानी कि जिनके पास 5 शेयर हैं हम उनको कितने दे रहे हैं, 6 इक्विटी शेयर्स। तो इसका कैसा बन जाएगा स्वैप रेशियो, 6/5। ये कैसे बोला, 6/5। ठीक है, तो 5 शेयर के बदले हम उन्हें कितने दे रहे हैं, 6 शेयर। ठीक है, जिनके पास भी 5 इक्विटी शेयर हैं एस लिमिटेड के, उन्हें 6 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे पी लिमिटेड के। समझा ना, समझा तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने आते हैं। तो फिर 5,000 शेयर थे और उन्हें मिल कितने रहे हैं, 6/5 में। तो कितना आ गया, 6,000 शेयर्स। ठीक है, अब इसे अमाउंट में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट, तो शेयर्स कितने मिल रहे हैं इनको, 6,000। इशू प्राइस पता है क्या हमें, कि यहाँ पर भी हमें फेस वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। देखो ज़रा, वाह, इशू प्राइस हमें पता है कितना, 125। तो हम इसे ही लेंगे, अदरवाइज हम क्या लेते हैं, फेस वैल्यू। तो 6,000 आपका है शेयर्स और 125 इशू प्राइस, ये आ गया 7,50,000। तो अमाउंट में कितना आ गया, 7,50,000। ये किसका अमाउंट है, इक्विटी शेयर्स का। लेकिन आपको याद है उन्होंने इक्विटी शेयर्स भी दिए थे, साथ के साथ कैश भी दिया था। तो एक बार कैश को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये किसका अमाउंट है, इक्विटी शेयर्स का, याद रखना। कैश में क्या दे रहे हैं, सिंपल 20 पर शेयर। हर एक शेयर पे कितने रुपए दे रहे हैं, 20 रुपये। शेयर्स कितने थे, 5,000। 6,000 नहीं थे, ठीक है, याद रखना, 6,000 नहीं थे, कितने थे, देखो एस लिमिटेड पे शेयर्स कितने थे, 5,000 इक्विटी शेयर्स और हर किसी के बदले मिल रहा है 20 रुपये। तो 5 2 10, ये तो यहीं आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। ठीक है, एक बार हमने इस तरीके से वर्किंग कर ली तो यहाँ पर मुझे आपको समझाना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। ठीक है, लेकिन इतना कुछ आपको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको कंसाइज मैनर में लिख सकते हो, पहले भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को कंसाइज मैनर में लिख सकते हो, इतनी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि मैं इसका सीधा सीधा उठा के आपको यहाँ पर बता सकती हूँ। अब देखो यहाँ पर कितना ईजी हो जाएगा।
सबसे पहले हम फॉर्म लिखते हैं, किस फॉर्म में दिए गए हैं, तो दो फॉर्म में दिए गए हैं, इक्विटी शेयर्स भी दिए गए हैं और कैश भी दिया गया है। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स पता है हमें 6000, तो 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड, ठीक है, जिसका अमाउंट कितना है 7,50,000। कहाँ से देखा मैंने, यहाँ से, ठीक है, इक्विटी शेयर्स मैंने यहाँ से देखे और इक्विटी शेयर्स का अमाउंट मैंने यहाँ से देखा। साथ के साथ उन्हें कैश भी मिला है, कितने का, 1 लाख का। तो इनको टोटल कितना मिला है, 8,50,000। 8,50,000 मिला है किनको, इक्विटी वालों को, और 1,50,000 किसको मिला है, प्रेफरेंस वालों को, ठीक है। दिस मीन्स कि टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना होगा, 8,50,000 प्लस 1,50,000, ये हो गया 10 लाख, तो 10 लाख हो गया हमारा टोटल परचेज कंसिडरेशन। लिख रहे हो ना साथ साथ, बहुत बढ़िया, लिखते रहोगे, कैलसी में साथ साथ कैलकुलेट करोगे तो एग्ज़ाम में कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और एग्जामिनेशन बहुत ही आसानी से आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको ये सब समझाया ताकि यहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैं लिख सकूँ और आपको इजी समझ में आ जाए, ठीक है ना। इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी बोला है, कंसाइज मैनर में लिख के आना। एक और बात सीखी कि जब भी अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी हो और आपको रिक्वायरमेंट एकदम क्लियर दे रखा हो तो पहले रिक्वायरमेंट देख लेना क्या है क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग ही अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ना, जिससे आपका सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाता है, जो कि बहुत ज़रूरत होती है एग्ज़ाम में, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं था। तो ये ऐसी छोटी छोटी हरकतें करने से हमारा टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ, ताकि नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है, उससे हमारा उत्साह ऐसे ही बढ़ता है। बोलते हो ना आप लोग कितना एंथुसियाज्म है मैडम में, तो वो इसी वजह से है, ठीक है, आपके कमेंट्स के लिए। तो इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।